नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एशबीटेट नवंबर 2025 के लिए साइकोलॉजी का पार्ट 7 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 7 का जो पहला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्य तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं जो उन्हें समाज का जिम्मेदार सदस्य बनाती है। मतलब द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स, स्किल्स, वैल्यूज एंड मोटिव्स डेट मेक देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड। कि मतलब कि वो प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे होते हैं वो अपनी आदतों को, कौशलों को, मूल्य को या अभिप्रेरणा को विकसित कर रहे, डेवलप कर रहे हैं और उन्हें समाज के लिए एक जिम्मेदार सदस्य बना रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो ये नॉर्मल सी बात है, क्या कहेंगे? समाजीकरण कहेंगे, सोशलाइजेशन कहेंगे। देखिए, आपका समावेशन तो नहीं कहेंगे, मुख्यधारा से जुड़ना भी नहीं कहेंगे और विविधीकरण भी नहीं कहेंगे। जी बिल्कुल, ये सही हो जाएगा कि जहाँ पे बच्चे, तो समाजीकरण जो होगा इसी में बच्चे अपनी आदतों का, अपने मूल्यों का, अपने कौशलों का क्या करेंगे? विकास करेंगे, विकसित करेंगे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगर आप एचपीटेट नवंबर की तैयारी कर रहे हो और नवंबर में अपना एचपीटेट क्वालिफाई करना चाहते हो तो जुड़िए हमारे साथ। मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में हम देंगे आपको 499 मंथ में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। अब मंथ से भी आपका कम का समय रह गया है तो अभी भी आप इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 7876145409, आप इस नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं या हमसे किसी भी स्ट्रीम के हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं, जिन हैंड रिटन नोट्स से हज़ारों बच्चे अपने टेट परीक्षा को क्वालिफाई कर चुके हैं। देखिए, बात करें समाजीकरण की, मनोविज्ञान में समाजीकरण का जो सिद्धांत है इसके कई योगदान करता है। जैसे कि आपका सिगमंड फ्रॉइड हो गए, आपका चार्ल्स कूली हो गए, जॉर्ज हर्बर्ट मीड हो गए। तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड, सिगमंड फ्रॉइड, आपका चार्ल्स कूली, ये सभी लोग क्या है? आपके समाजीकरण के सिद्धांत के योगदान करता है। जी अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या विशेषताएं हैं। देखिए, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जो हार्वर्ड गार्डनर है इनके द्वारा थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी गई थी। इसमें इन्होंने व्हाट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन विद लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, मतलब कि जो आपका तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या करेंगे? पहला ऑप्शन था ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा था दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। देखो, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक करने की जो परिभाषा है वो भी तार्किक गणितीय बुद्धि में हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं बताई है। तीसरा है संगीत में अभिव्यक्तियों के आवाज़ के स्तर, ताल एवं सौंदर्यपूर्वक गुणों का उत्पन्न करने की प्रशंसा, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन था पैटर्न को खोजने तथा तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता। हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे क्या होगा? जो तार्किक गणितीय बुद्धि होगी इसमें हम क्या करेंगे? तार्किक का मतलब जो होता है वो क्या होता है? तार्किक का मतलब आपका रीजनिंग ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा पैटर्न को खोजने और तर्क की लंबी श्रृंखला को हल कैसे करना, गणित में ही हल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। देखिए, बात करें हार्वर्ड गार्डनर की, तो इन्होंने जो है जो थ्योरी दी थी, इनकी थ्योरी का नाम था मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो इनके द्वारा 8 प्रकार की बुद्धि यहाँ पे बताई गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके हार्वर्ड गार्डनर साहब थे इन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि की बात की थी। तो इनके द्वारा जो है वो 8 प्रकार की जो बुद्धि है उसकी बात की गई थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इसमें अगर मैं आपको बात करूँ तो इसमें बहुत सारी थी। शाब्दिक भाषाई बुद्धि थी, इसमें आपकी तार्किक गणितीय बुद्धि थी, आपकी स्थानिक बुद्धि थी, शारीरिक गतिक बुद्धि थी और जिसको आप बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस बोलते हैं, संगीतात्मक बुद्धि थी, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि थी, अंतर्वैदिक बुद्धि थी और प्रकृतिवादी बुद्धि थी। तो ये सारी की सारी बुद्धियाँ जो है वो किसने बताई थी? ये सारी की सारी बुद्धि जो है वो बताई थी हार्वर्ड गार्डनर ने। मतलब इनका जो हार्वर्ड गार्डनर का जो ये बहुबुद्धि विधि का जो सिद्धांत था, ये मानता था कि जो बुद्धि जो है वो बुद्धि की कोई एकल क्षमता नहीं है, मतलब कि 8 विशिष्ट और स्वतंत्र प्रकार की बुद्धियों का एक समूह होती है बुद्धि। और बहुत दफ़ा एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है वो किसकी बुक है? द फ्रेम्स ऑफ माइंड की बात करें तो ये बुक से पुस्तक है आपकी हार्वर्ड गार्डनर की। अगले क्वेश्चन की बात करें कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? देखिए, द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमॉन्ग द चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस इज, देखिए
किशोरा अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होगा? तो पहले होगा सेंसरी मोटर, फिर होगा कंक्रीट, फिर होगा आपका नहीं, पहले आपका कैसे होगा? हाँ, बिल्कुल ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। पहले तो सेंसरी होगा, संवेदीय पेशीय, फिर मूर्त संक्रियात्मक, फिर आपका अमूर्त संक्रियात्मक। मतलब ये पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है वहीं से इसको लिया गया है। देखिए पहले बच्चा क्या होगा? सेंसरी स्टेज में होगा, सेंसरी स्टेज के बाद आपका कौन से स्टेज में आएगा? कंक्रीट स्टेज में आएगा, फिर आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आएगा। लेकिन ये 4 प्रकार की है, ठीक है। पहले आपका सेंसरी है, फिर प्री ऑपरेशनल है, फिर कंक्रीट है, फिर एब्स्ट्रैक्ट है। लेकिन ऐसे भी यहाँ पे ठीक है, 3 स्टेजेस दी है। संवेदिक विकास होगा, फिर मूर्त विकास होगा, फिर अमूर्त विकास होगा, ठीक है। बीच में यहाँ पे क्या नहीं है? पूर्व संक्रियात्मक नहीं है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी। जीन पियाजे के द्वारा ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो ऐसे कारक जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग? तो लर्निंग को जो अफेक्ट करेंगे वो विद्यार्थी की अभिरुचि, जी बिल्कुल। आपका ये भी अधिगम को प्रभावित करेंगे। अगर अभिरुचि नहीं होगी, इंटरेस्ट नहीं होगा, तो विद्यार्थी कैसे सीखेगा? विद्यार्थी का सामूहिक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, ये भी बिल्कुल ज़रूरी है, ये भी होना चाहिए अधिगम को प्रभावित करने के लिए। विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, जी हाँ, अगर विद्यार्थी क्या है? सांस्कृतिक एवं सामाजिक संदर्भ के साथ चीज़ों को पढ़ेगा तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। और ऑप्शन डी था उपरोक्त सभी, जी हाँ, ऑल ऑफ एबव। क्योंकि विद्यार्थी की अभिरुचि होनी चाहिए, इंटरेस्ट भी होना चाहिए। इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लर्निंग के लिए। और सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ आपका द स्टूडेंट, तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके किसके लिए? तो आर्टिकल नंबर जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं साइकोलॉजी में। तो अभिरुचि के लिए अधिगम जो है वो निरंतर होता रहता है। लर्निंग जो है वो जन्म से लेकर जो है वो जब तक इंसान मरता नहीं है तब तक होती रहती है। एक वर्ड यहाँ पे दिया है किशोरावस्था। देखो इसका मैंने थोड़ा सा यहाँ पे प्रयोग नहीं किया। क्वेश्चन पूछा गया था कि जो किशोरावस्था शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? तो किशोरावस्था शब्द है लैटिन भाषा का शब्द। किस भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द से यह है। और किशोरावस्था शब्द लैटिन भाषा के शब्द एडोल्स्केयर, किससे बना है? एडोल्स्केयर से बना है। देखिए अंग्रेजी शब्द है एक एडोलोसेंस, और एडोलोसेंस जो है वो लैटिन भाषा के शब्द एडोल्स्केयर से बना है, जिसका अर्थ होता है बड़ा या परिपक्व होना। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। देखिए जो इस शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो स्टेनली हॉल ने सबसे पहले 1904 में किशोरावस्था एडोल्स्केयर शब्द का प्रयोग किया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव में समझना आवश्यक है। अकॉर्डिंग टू डैश, it is important to understand the social processes and influence of the cultural context on children thinking। तो यहाँ पे बोला है कि जो बच्चे हैं उनके अनुसार जो चिंतन के बारे में जो सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ का जो प्रभाव को समझना जो आवश्यक है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये बात जो कही है वो किसके द्वारा कही गई है कि चिंतन के बारे में जो सामाजिक प्रक्रिया तथा जो सांस्कृतिक संदर्भ के जो प्रभाव को समझना है वो आवश्यक होता है। ये जो बात बोली गई है मेरे भाई बहनों, वो बोली गई है लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। ये वही लेव वाइगोत्स्की है जिनके द्वारा एक थ्योरी दी गई थी, वो थी आपकी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल कल्चरल थ्योरी। तो सोशल कल्चरल थ्योरी जो है वो लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई थी। वाइगोत्स्की का नाम आपको याद रखना है, ये वही वाइगोत्स्की है जो कि रूस देश के एक रूसी मनोवैज्ञानिक है आपके, जिनके द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया गया। ये बात आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। भाई ऑप्शन में दिया हुआ कोलबर्ग। अरे कौन से कोलबर्ग? अरे भैया कोलबर्ग साहब के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिनके द्वारा दिया गया नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत जो मॉरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो किसके थ्योरी तो द्वारा दी गई? तो अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक जिनका नाम था आपका क्या नाम? तो आपको याद रखना इनके द्वारा दिया गया नैतिक विकास का सिद्धांत, जिन्होंने जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है इन्होंने 3 तर्कों में बताया है। ठीक है, 3 तर्क इन्होंने कौन कौन से बताए हैं? तो इन्होंने बताया कि आपका पूर्व पारंपरिक, प्री कन्वेंशनल, फिर पारंपरिक कन्वेंशनल, और फिर बताया उत्तर पारंपरिक। तो 3 स्तर इन्होंने जो है वो नैतिक विकास के बताए हैं। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है।
3 लेवल, और तीनों के तीनों लेवल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। इन तीनों को ही मैं बहुत डिटेल से आपको करवा भी चुका हूँ। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है, बेहतर तरीके से याद रखनी है। तो आपको याद रखना है। अच्छा, ऑप्शन में दिया है अल्बर्ट बंडूरा। भाई सर, अल्बर्ट बंडूरा कौन थे? इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया? तो अल्बर्ट बंडूरा की बात करें तो इनके द्वारा दिया गया सामाजिक अधिगम सिद्धांत। एक है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, वो दिया आपका किसने? वाइगोत्स्की ने। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपका अल्बर्ट बंडूरा है, इनके द्वारा भी सेम दिया, इन्होंने दिया सोशल लर्निंग थ्योरी, कि किस प्रकार व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर उसका अनुकरण करके सीखते हैं। मतलब कि वो बोला किसने? वो बोला अल्बर्ट बंडूरा ने, जिसने बोबोडोल सिद्धांत दिया। एक जो बोबोडोल थी, एक गुड़िया थी, उस पर भी प्रयोग किया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग जो थ्योरी है, वो किसके द्वारा? अल्बर्ट बंडूरा साहब के द्वारा दी गई। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी? जो आपका द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी होती है, उसका जो उदाहरण है वो क्या है यहाँ पे? तो अगर उसकी बात करें, वो यहाँ पे क्या हो सकता है? तो द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का जो उदाहरण हो सकता है, देखिए, परिवार एवं पास पड़ोस तो नहीं होंगे जी, बिल्कुल ये तो नहीं हो सकता। सर, परिवार एवं मीडिया, परिवार एवं मीडिया तो प्रथम हो गया, ठीक है। ये परिवार तो आपका देखो पहले में आएगा, ठीक है। और आपका जो द्वितीयक यहाँ पे पूछा, अगर प्रथम होता तो आपका परिवार एवं आ सकता था, फैमिली एवं नेबरहुड आ सकता था। तो विद्यालय एवं मीडिया, जी हाँ, जो द्वितीयक में आपका आएगा वो विद्यालय एवं मीडिया आता है। तो विद्यालय एवं मीडिया जो है वो द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो एजेंसी है, इसका उदाहरण है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। पहले में आपका फैमिली आएगा और दूसरे में आपका विद्यालय एवं मीडिया आएगा। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना। ऑप्शन सी सही लेके जाइए। ऐसे रैंडम क्वेश्चन आपसे, आपकी जो ये टेट परीक्षा होती है, यहाँ पर साइकोलॉजी के पूछे जाएंगे। और मैंने आपको पिछले कल ही बोला था, साइकोलॉजी की वीडियो हर दिन आने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि डैश इज द फिलोसफी दैट ऑल द चिल्ड्रन हैव ए राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन रेगुलर स्कूल सिस्टम। डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। कि यह विचारधारा कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय में, कि एक ही छत के नीचे सारे के सारे बच्चे समान शिक्षा, मतलब कि क्या करेंगे? समान रूप से इक्वल एजुकेशन इन रेगुलर स्कूल सिस्टम। कि भाई ये नहीं कि ये वाला तो लंगड़ा है, ये तो अपंग है, ये नहीं यहाँ पे पढ़ सकता। आप ऐसा नहीं बोल सकते। सभी जो अपंग बच्चे हैं और जो हमारे ठीक बच्चे हैं, वो एक ही छत के नीचे पढ़ते हैं। किस एजुकेशन में? इनक्लूसिव एजुकेशन में। आपने बीएड में पढ़ा होगा, समावेशी शिक्षा में। समावेशी शिक्षा की बात करें तो समावेशी शिक्षा में क्या होता है? समावेशी शिक्षा एक ऐसी विचारधारा है जहाँ पे सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। कि भाई आप एक ही छत के नीचे समान रूप से शिक्षा जो है वो पा सकते हैं। चाहे यहाँ पे आप विशिष्ट बालक है, चाहे कोई सामान्य बालक है, दोनों को सेम तरीके से यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि अमन हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचता है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। अमन किन गुणों का प्रदर्शन कर रहा है? अमन जो है वो हमेशा क्या करता है? ऑलवेज जो थिंक करता है वो मल्टीपल सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, मैनी विच आर ओरिजिनल सॉल्यूशन। अमन इज डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एन ए। तो अमन जो है वो, अमन के जो मैक्सिमम संविधान होते हैं मौलिक होंगे, क्योंकि वो एकाधिक जो समाधान है उनके बारे में सोचता रहता है। अमन किन गुणों का प्रदर्शन यहाँ पे अपना आप में कर रहा है? तो देखिए भाई, सृजनात्मक चिंतन। जब व्यक्ति के अंदर सृजनात्मक चिंतन होगा तो वो क्या करेगा? वो काफ़ी समाधान उसके क्या हो जाएंगे? मौलिक हो जाएंगे। उसके पास क्या हो जाएंगे? जो बहुत सारे ओरिजिनल सॉल्यूशन होंगे। तो अमन जो प्रदर्शन करेगा वो सृजनात्मक चिंतन का करेगा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब कि इस थिंकिंग में आपके पास, आप सोच बहुत ज़्यादा रही हो लेकिन आंसर आपके पास एक है। अगला क्वेश्चन है कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में अब बदलाव प्रक्रिया डैश कहलाती है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जैक्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। जो नवीन जानकारी होती है, नई जानकारी होती है, इसको शामिल करने के लिए जो वर्तमान स्कीमा होता है उसमें बदलाव की प्रक्रिया जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? तो वो कहलाएगी हमारी, भाई देखो ऑप्शन यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा समायोजन। समायोजन की जो प्रक्रिया है, एकोमोडेशन की जो प्रक्रिया है, उसमें क्या हो जाएगा? तो जब हम नवीन जानकारी को शामिल करेंगे तो उसमें जो वर्तमान स्कीमा जो में जब हम बदलाव करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? समायोजन कहेंगे, एकोमोडेशन कहेंगे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना। और ये जो पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, वहीं से लिया गया है। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है।
अगला क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड ऑफ कंसेप्ट ऑफ। तो याद रखना सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित जुड़ा हुआ माना जाता है। तो जो क्रिएटिविटी होती है वो थॉट टू बी रिलेटेड ऑफ द कंसेप्ट ऑफ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो देखो स्फटिक बुद्धि नहीं होगी, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस तो यहाँ पे नहीं होगा, अब अभिसित बुद्धि भी नहीं होगी, कन्वर्स इंटेलिजेंट, विविध बुद्धि भी यहाँ पे देखो सृजनात्मकता के बारे में नहीं हो सकता। हाँ, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे मेरे को नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ऑप्शन डी है, द्रव तरल बुद्धि फ्लूइड इंटेलिजेंस। तो याद रखना सृजनात्मकता को द्रव तरल बुद्धि की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। ये क्वेश्चन भी देखो पुनः रिपीट हो सकता है, तो इन क्वेश्चन को आप डिटेल से सुनते जाइए। अगला क्वेश्चन है विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश। देखिए यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगा वो हमेशा मैंने आपको बोला है कि जनरल से स्पेसिफिक, विकास हमेशा कैसे बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है कि विकास जो बढ़ेगा वो हमेशा सामान्य से कैसे बढ़ेगा, आपका विशिष्ट की ओर बढ़ेगा। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का बालक संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। देखो ये तो भाई देखो मैंने पहले ही आपको बोला है, और मैं बहुत जल्द यूट्यूब के अंदर एक टॉपिक पूरा टॉपिक जो है वो थ्योरी वाइज पढ़ा रहा हूँ किसका, जीन पियाजे का। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, मैं इस वीडियो के साथ भी मेंशन कर दूंगा उसको। बहुत जल्द वो वीडियो आने वाली यूट्यूब के अंदर, आज शाम या कल सुबह आएगी, तो उसको आप ज़रूर देखिए। तो पियाजे की जो 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था है उसमें जो बालक की जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था होगी उसको बोलेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज। पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी। पहली थी सेंसरी मोटर स्टेज जो कि 0 से 2 साल के बच्चे में होती थी। दूसरी थी पियाजे की प्री ऑपरेशनल जो कि 2 से 7 साल के बच्चे में होती थी। तीसरी थी आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल जो कि आपकी 7 से 11 साल के बच्चे में होती थी। और चौथी थी आपकी फॉर्मल ऑपरेशन जो कि 11 से 15 साल के बच्चे में होते थे। देखिए तो ये सारे के सारे स्टेजेस जीन पियाजे साहब की है। जीन पियाजे एक स्विस देश के मनोवैज्ञानिक थे जिनके द्वारा बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट भी कहा गया है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि साइकोलॉजी के 5-6 क्वेश्चन की बजाय कम से कम 15 क्वेश्चन यहाँ लाए जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। अदर जानकारी मैं देता रहता हूँ, मेरी जो पिछली जो 6 वीडियो आ चुकी है वहाँ पर मैंने सिर्फ 4-5 क्वेश्चन लाए हैं, लेकिन जानकारी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से पढ़ा दिए है। तो मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके बीच लाए जाए ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा साइकोलॉजी कवर हो सके। तो हम चारों स्टेजों के बारे में पढ़ चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये चारों स्टेजेस आपको याद रखनी है। तो संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और सबसे जो निचली अवस्था है वो सेंसरी मोटर है जिसको इंद्रिय गामक अवस्था, संवेदीय गामक अवस्था भी कहते हैं। संवेदी माध्यम आप जानते हो ना, हमारे संवेदीय माध्यम कौन कौन से होते हैं, तो ये सारी बातें आपको डिटेल से बेहतर तरीके से याद रखनी है। और जीन पियाजे के बारे में आपको याद रखना है कि जीन पियाजे एक स्विट्जरलैंड देश के मनोवैज्ञानिक है जिनके द्वारा बच्चों को क्या कहा गया था, लिटिल साइंटिस्ट, नन्हे वैज्ञानिक भी कहा गया है। ये बात भी आपको मेरे भाई बहनों डिटेल से याद रखनी है। सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से देखो पूछे जाते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि पियाजे के किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, तो ये आपका संवेदीय पेशी अवस्था में होता है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है कि मॉडलिंग का संप्रदाय दिया गया है। मॉडलिंग इज द कंसेप्ट गिवन बाय, देखो मॉडलिंग का जो संप्रदाय दे रखा है वो किसने दिया होगा भाई, तो मॉडलिंग के संप्रदाय की बात करें तो ये जो दिया है वो दिया है आपका अल्बर्ट बंडूरा साहब ने। अल्बर्ट बंडूरा वही जिनके द्वारा मैंने आपको बताया था एक थ्योरी दी गई थी, और इनकी जो थ्योरी का नाम था, अल्बर्ट बंडूरा की जो थ्योरी थी इसका नाम था आपका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी। मतलब कि जहाँ पे इन्होंने, मैंने आपको पहले भी बोला कि जो दूसरों के व्यवहार को देखकर जब हम सीखेंगे तो उसी को इन्होंने क्या बोला, अल्बर्ट बंडूरा ने, कि हम दूसरों के व्यवहार को देख के सीखेंगे। समाज में जो बच्चा पैदा होगा तो क्या होगा, वो अवलोकन के माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से, मतलब इन्होंने जो है अपने सिद्धांत में 3 मुख्य घटकों पर आधारित इनका सिद्धांत था, अवलोकन, अनुकरण और मॉडलिंग। मतलब कि अनुकरण का मतलब होगा कि हम किसी की व्यवहार की क्या कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, उनकी नकल करके चीज़ों को दोहरा के सीख रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, अनुकरण। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आया था कि जब लोग दूसरों को देखकर सीखते हैं, भले ही वो स्वयं उन व्यवहारों का अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो उसको अवलोकन मेथड कहेंगे। और मॉडलिंग होता है, मतलब ये मॉडलिंग जो है ये एक ऐसा संप्रदाय है जिसमें क्या होगा, इसमें जो क्या होगा, जैसे कोई माता पिता या शिक्षक के व्यवहार को आदर्श मानकर उनको
अपना मानकर, आदर्श मानकर उसे अपनाना शामिल है। तो ये सारी जो है वो मॉडलिंग के अंतर्गत आएगी। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। जैसे यहाँ पे जेबी वर्सम दिया, इनके द्वारा व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया गया था। तो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, तो व्यवहारवाद का जो जनक है वो जेबी वर्सन को कहा जाता है। सिगमंड फ्रॉइड जो है वो, इनके द्वारा थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत ये दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने। और वाइगोट्स्की तो आपको मैं पढ़ा ही चुका हूँ, इनके द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई थी। तो वाइगोत्स्की आप अभी जस्ट पढ़ चुके हैं कि वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत का नाम है वो कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, बहुत कोई जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं, इनके द्वारा दी गई थी आपके सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, साइको कल्चरल थ्योरी। ये बात आपको याद रखनी है। और लेव वाइगोत्स्की के बारे में हर एक बात आपको डिटेल से याद रख। अगला क्वेश्चन है कि डैश के अनुसार हम जीवन की प्रत्येक अवस्था में एक विशेष मनोसामाजिक दुविधा का सामना करते हैं। तो किसके अनुसार हम जीवन में जो है वो प्रत्येक अवस्था में जो एक विशेष मनोसामाजिक दुविधा का सामना करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डैश वी फेस ए स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल डायलेमा एट ईच स्टेज ऑफ लाइफ। तो जो हमारा जो स्पेसिफिक जो साइको सोशल डायलेमा जो होता है, ये जो हम इसमें जो हम जो क्या करते हैं, एक मुश्किल जो हमको सामने आती है हर एक अवस्था में, एक विशेष मनोसामाजिक दुविधा आती है। तो ये लॉरेंस कोलबर्ग की जो एक थ्योरी है, जो आपका नैतिक विकास का जो सिद्धांत कोलबर्ग के द्वारा दिया गया था, इसमें हम क्या है एक विशेष मनोसामाजिक दुविधा का सामना करते हैं। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है कि जो हम प्रत्येक जीवन की अवस्था में एक विशेष मनोसामाजिक दुविधा का सामना करते हैं, ये बात बोली गई है आपका किसके द्वारा, लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा। और जो ये एरिक एरिक्सन है, इनके द्वारा मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया गया था। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित प्रेरक का उदाहरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वायर्ड मोटिव। देखिए जो अर्जित प्रेरक का जो उदाहरण नहीं है वो कौन सा नहीं है। तो देखो भाई, देखो अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ आपका अभिवृत्ति की, एटीट्यूड की, तो ये तो एक अर्जित प्रेरक का उदाहरण है। इंटरेस्ट ये भी है, बिल्कुल है। क्यूरियोसिटी जिज्ञासा भी होगी। तो भूख, देखो हंगर जो है, भूख जो है वो अर्जित प्रेरक का उदाहरण नहीं होगा, इसको हम अर्जित नहीं कर सकते। अभिवृत्ति अर्जित कर सकते हैं, रुचि भी अर्जित कर सकते हैं, जिज्ञासा, लेकिन जो आपका भूख है उसको हम अर्जित नहीं, उसको आपके लिए खाना ही पड़ेगा। उसको भूख तभी होगी जब हम उसको खाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको भूख तभी मिट सकती है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि निम्नलिखित में से अर्जित प्रेरक का जो उदाहरण है वो आपका भूख नहीं है, वो है आपका भूख। और अगर अभिवृत्ति, रुचि और जिज्ञासा की बात करें तो ये तीनों के तीनों अर्जित प्रेरक के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया। तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये वुडवर्थ साहब के द्वारा कहा गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। जी हाँ, बिल्कुल वुडवर्थ साहब ने कहा। और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि का एक प्रकार नहीं है। तो जो गार्डनर है आपका, हार्वर्ड गार्डनर है, जिनके द्वारा एक बुद्धि दी गई थी, मैं आपको थोड़ी देर पहले आपको बोल रहा था मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो इसमें कौन सा नहीं है। तो देखो भाई, अगर हार्वर्ड गार्डनर की बात करें तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीतीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि, इसकी भी इन्होंने बात करी थी। शायद इन्होंने बात करी थी आपका लॉजिकल मैथमेटिकल भी इन्होंने बात करी थी, क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। लेकिन जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस है इसकी इन्होंने बात नहीं करी थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।